हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्जाम का तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 3 है। दो पार्ट में हमने यहाँ तक कवर किया, गर्भाशय तक कवर कर लिया है ना। अब इस पार्ट में हम लोग ये पूरा कवर कर लेंगे क्योंकि इस सब में उतना डिटेल मतलब नहीं है, उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी हम लोग को नहीं रखना है। हाँ, यहाँ तक की चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में थी, है ना, उसके बारे में जानना भी हम लोग को आवश्यक था, इसलिए थोड़ा सा समय लगा। लेकिन आप लोग प्लीज़ बताइएगा कैसा लग रहा है लेक्चर। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो आज का जो हम लोग का लेक्चर रहने वाला है ग्रीवा, ग्रीवा के ऊपर रहने वाला है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ग्रीवा को। ठीक है, तो ग्रीवा क्या है इसके बारे में देखते हैं। ग्रीवा, ठीक है, तो ग्रीवा के बारे में अगर देखा जाए तो ग्रीवा है क्या। तो ग्रीवा के बारे में देखें तो ई है ग्रीवा आपका, देखिए ई, यहां से लेकर के जो संरचना है ना, ये ग्रीवा। अब आराम से अगर देख पा रहे होंगे आप लोग, तो ई नीचे है योनि, नीचे है योनि और ऊपर है गर्भाशय। ऊपर क्या है? गर्भाशय। मतलब योनि और गर्भाशय को जोड़ने वाली जो क्या है, नली है, उसी को तो ग्रीवा बोलते हैं। ग्रीवा किसको बोलेंगे? तो योनि और गर्भाशय को जोड़ने वाली नली, या फिर गर्भाशय को योनि से जोड़ने वाली नली। तो सिंपल इसके बारे में हम लिख देंगे कि गर्भाशय को योनि से जोड़ने वाली नली को क्या कहा जाता है? को ग्रीवा कहा जाता है। को ग्रीवा, ठीक है ना, ग्रीवा कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, आगे अगर बात करें तो ग्रीवा के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन देखें तो ग्रीवा क्या करता है? ग्रीवा योनि के साथ मिल करके, है ना, ग्रीवा योनि के साथ मिल करके जन्म, ग्रीवा क्या है? ग्रीवा के जो गुहा होता है, ग्रीवा के गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं। देखिए ये ग्रीवा है, आराम समझिएगा। तो ग्रीवा का जो ये गुहा है, ई वाला, इस गुहा को बोलते हैं ग्रीवा नाल। क्या बोलते हैं? ग्रीवा नाल, याद रखिएगा, ग्रीवा नाल। तो अगर देखा जाए तो ये सेकंड बात हमको ये पता चला कि ग्रीवा के गुहा को ग्रीवा नाल कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे? सेकंड पॉइंट में हमको पता चला कि ग्रीवा के गुहा को, है ना, इसके गुहा को क्या कहा जाता है? ग्रीवा नाल कहा जाता है। ग्रीवा नाल कहा जाता है। सेकेंड बात पता चला। थर्ड बात और अगर बात करें हम, तो जो ग्रीवा नाल है वो योनि के साथ मिलकर के, ग्रीवा नाल आगे योनि में खुलता है, तो वही ग्रीवा नाल आगे योनि में के साथ मिल करके जन्म नाल का निर्माण करता है। जन्म नाल कहने का मतलब कि उसी रास्ते से शिशु का जन्म होता है कि नहीं बात, है ना। सब नली एक ही है, बस नाम अलग अलग जगह पे, थोड़ा पतला थोड़ा मोटा हो गया तो इसका नाम अलग अलग हो गया है कि नहीं बात। तो वही ग्रीवा नाल आगे योनि के साथ मिल करके जो संरचना यहाँ बना रहा है, इसको बोलते हैं जन्मनाल। जन्मनाल का निर्माण करता है। तो यहाँ पे एक बात हमको समझ में आ रहा है कि ग्रीवा नाल योनि के साथ मिलकर, योनि के साथ मिलकर जन्म नाल का निर्माण करता है। जन्म नाल का निर्माण करता है। करता है ना, जन्म नाल का निर्माण करता है या बर्थ
ठीक है ना, क्लियर है। तो इतना खाली ग्रीवा के बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन था, तो हम लोग का ग्रीवा भी कवर हो गया। आगे बात करें योनि के बारे में, ठीक है। तो योनि क्या है, तो आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पांचवा, वो पढ़ने वाले योनि को आज। योनि ध्यान समझिए, योनि है क्या, इसको भी समझना है। तो योनि के बारे में अगर देखा जाए तो यह एक क्या है, यह एक क्या है, यह एक पेशीय, क्या, पेशीय ऊतकों का बना मैथुनांग है। मैथुनांग करने का मतलब क्या है, मैथुन के समय एक काम आता है योनि, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होता है तो उसमें एक काम आता है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय। सेक्सुअल इंटरकोर्स कहाँ होता है, योनि में ही होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, और यहीं पे शुक्राणु रिलीज होता है और यहीं से शुक्राणु आगे बढ़ता है ना। तो आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को। तो योनि क्या है, योनि स्त्रियों का या मादाओं का मैथुनांग है ना, जो पेशीय ऊतकों का बना होता है। पेशीय ऊतक का बना होता है जी, तो कब लिखेंगे, यह 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 पेशीय ऊतक का बना मैथुनांग है। यह पेशीय ऊतक का बना, है ना, बना मैथुनांग है, बना स्त्रियों का, है ना, या फिर ऐसे लिख देते हैं मैथुनांग है ना। यह पेशीय ऊतक का बना मैथुनांग है, क्लियर है, ठीक है। क्या इसी में और आगे ऐड कर देंगे कि पेशीय ऊतक का बना मैथुनांग है जो स्त्रियों में मैथुन के समय जो स्त्रियों में मैथुन की क्रिया को संपन्न करता है ना, जो स्त्रियों में मैथुन की क्रिया को संपन्न, है ना, जो स्त्रियों में मैथुन की क्रिया के लिए, है ना, क्रिया के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, आवश्यक होता है, ठीक है, सिंपल है जी। तो ये मैथुनांग है और इसका मेन काम वही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ही काम करता है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि पुरुषों में जिस प्रकार से पेनिस होता है ना, जिसको शिश्न बोलते हैं, तो जिस प्रकार से पुरुषों में शिश्न होता है, मैथुनांग होता है, जस्ट उसी प्रकार से स्त्रियों में मैथुनांग कौन होता है, योनि होता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये योनि के बारे में जाने, बस इतना ही है, योनि के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। एक बात और याद रखिएगा कि चाहे इसको यहाँ कवर कर लेंगे, छोड़ दीजिए, योनि के बारे में जान गया, तो ये खाली क्या है, मैथुनांग है, क्लियर है, बस इतना ही बात इसके बारे में जानना है। अच्छा, आगे अगर बात करें, अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि इसी के माध्यम से अगर कोई पूछेगा कि जो शिशु का जो जन्म होता है किसके रास्ते होता है, तो योनि के रास्ते ही होता है ना, यहां से ही शिशु का सेक्सुअल इंटरकोर्स भी यहीं से होता है ना, मैथुन की क्रिया भी यहीं से होती है, योनि के रास्ते से ही, और शिशु का जन्म भी कहाँ से होता है, योनि के रास्ते ही होता है। तो यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कि, है ना, शिशु का जन्म, शिशु का जन्म इसी इसी रास्ते, है ना, यह एक रास्ता है बेसिकली, इसी के, है ना, माध्यम से होता है, या इसी के रास्ते होता है, रास्ते होता है, यहीं से शिशु का जन्म होता है, क्लियर है, योनि के माध्यम से, योनि के रास्ते हैं, ठीक है। तो ये था योनि के बारे में। अब अगर बात करें बाह्य जनन इंद्रिया के बारे में, तो मेरे पास बाह्य जनन इंद्रिया आप बताए हैं कि कितना है टोटल, 4 1 5 है बाह्य जनन इंद्रिया, तो पांचों को अपन कवर करते हैं। तो बाह्य जनन इंद्रिया के बारे में अगर बात करें, ज्यादा नहीं है, हल्का हल्का सबके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो छठा जो है ना, उसको कवर करने वाले हैं बाह्य जनन इंद्रियों के बारे में, है ना, बाह्य जनन इंद्रिया,
बाह्य जनन इंद्रियां। क्या होता है बाह्य जनन इंद्रियां? तो बाह्य जनन इंद्रियां के बारे में देखें तो देखिए इसका एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता चलेगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका जो लोकेशन होता है जब योनि जो बाहर खुलता है ना, तो योनि जब बाहर खुलता है तो कुछ इस प्रकार के संरचना में खुलता है बाहर, ठीक है ना। योनि जब खुलता है तो कुछ इस प्रकार के संरचना में बाहर खुलता है ना। इसके ऊपर एक ऊपर छिद्र होता है और एक नीचे छिद्र होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो छिद्र होता है ये होता है मूत्र मार्ग, ये होता है आपका मूत्र मार्ग, है ना। और जो नीचे वाला छिद्र होता है यही यही आपका क्या होता है, यही होता है क्या, जनन पथ होता है, स्त्री जनन पथ। यही आपका होता है स्त्री जनन पथ, जनन पथ। और ये जितना भी बाह्य जननेंद्रिय हम देख रहे हैं, जघन सेल बृहद भगोष्ठी सब यहीं पे व्यवस्थित होता है, यहीं पे किसी न किसी तरह से सब अरेंज होता है ना। तो अगर सबसे पहला अगर बाह्य जननेंद्रिय में अगर जघन सेल को कवर करें, इसमें सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है जघन सेल। तो जघन सेल को कवर करें, तो जघन सेल के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अगर आपको दें तो हम बताएं कि जघन सेल जो होता है वो क्या होता है, वो एक गद्दी नुमा वसीय ऊतक का बना हुआ एक गद्दी नुमा संरचना होता है, गद्दीदार, है ना। योनि के इस साइड भी और इस साइड भी दोनों हल्का हल्का उठा उठा होता है, तो गद्दीदार संरचना होता है ना। और वही क्या, उसी को क्या होता है जघन सेल बोलते हैं। ये क्या होता है, ये त्वचा और जघन बालों द्वारा क्या होता है, घिरा होता है ना। क्लियर है, या ढका होता है बोल सकते हैं। तो क्या होता है इसके बारे में हम लिखेंगे कि यह वशीय ऊतक का बना, वशीय ऊतक का बना गद्दीदार गद्दीदार संरचना है जो जो क्या कर रहा है, वशीय ऊतक का बना गद्दीदार संरचना है जो त्वचा एवं जघन बालों से ढका होता है, बालों से ढका होता है। बस इतना ही। गद्दीदार संरचना हो तो दोनों तरफ हल्का हल्का उठा उठा संरचना आपको दिखेगा। अच्छा, इसके अलावा उसके बाद अगर बृहद भगोष्ठ के बारे में बात करें, दूसरा मेरा बृहद भगोष्ठ की क्या है जी, बृहद भगोष्ठ। तो बृहद भगोष्ठ के बारे में बात करें तो बृहद भगोष्ठ भी क्या होता है ना, पेशी कुछ क्या पेशियों का बना वलय होता है ना, या उत्कीय वलय होता है, पेशियों का बना वलय होता है, जो क्या करता है, जो पूरा योनि को है ना, पूरा योनि को क्या रहता है, घेरे रहता है चारों तरफ से, है ना। योनि को चारों तरफ से एक लेयर के रूप में होता है, पतला लेयर होता है, योनि को पूरा घेरे रहता है कि नहीं बात, है ना। और ये मतलब पूरा पूरा फैला होता है, पूरा योनि को घेरे रहता है इसको। तो बृहद भगोष्ठ के बारे में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, यह पेशियों का बना वलयाकार संरचना वलयाकार संरचना है जो योनि को योनि को ढके रहता है ना। या फिर है जो योनि को ढके रहता है एवं जघन सेल से नीचे की ओर फैला होता है, एवं जघन सेल से नीचे की ओर जघन सेल से नीचे की ओर फैला होता है, फैला होता है।
ठीक है, ये बात है। तो यहीं पे होता है पतला एक लेयर होता है जो नीचे की ओर पूरा फैला होता है ना, उसको बोलते हैं बृहद भगोष्ठ। लघु भगोष्ठ क्या होता है? तो लघु भगोष्ठ के बारे में अगर बात करें, सी लघु भगोष्ठ, ये भी वलयाकार संरचना है ना, ये भी वलयाकार संरचना है जो क्या है, लेकिन एक जोड़ा होता है, एक जोड़ी, एक इस साइड एक उस साइड, है ना, एक जोड़ी वलयाकार संरचना है ना, जो क्या कर रहा होता है, जो नीचे की ओर वही बृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। बृहद भगोष्ठ बाहर है, मान लीजिए इधर बृहद भगोष्ठ है, तो एक अंदर होता है, इसके अंदर होता है कौन, लघु भगोष्ठ। ठीक है, योनि है। अब योनि में क्या होगा, योनि के बाहर होगा बृहद भगोष्ठ का लेयर, और उसके अंदर कौन होता है, उसके अंदर होता है लघु भगोष्ठ का लेयर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे कि यह पेशियों का बना या पेशीय ऊतक का बना एक जोड़ी वलयाकार संरचना है जो कहाँ, जो बृहद भगोष्ठ के, है ना, जो बृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है, जो बृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। स्थित होता है। क्लियर है? तो ये लघु भगोष्ठ के बारे में क्लियर है। और लास्ट अगर बात करें भगसिक, भगसिक क्या है जी, तो जो भगसिक है ना, एक उंगली नुमा संरचना होता है, उंगली के समान छोटा सा संरचना होता है जो मूत्र मार्ग के ऊपर स्थित होता है। ठीक है ना, तो अगर भगसिक के बारे में बात करें तो छोटा सा संरचना दिखे को मिलेगा आपको, है ना, योनि। योनि में क्या होता है, मूत्र मार्ग के ऊपर एक छोटा उंगली समान संरचना आपको दिखाई देगा, उसी को बोलते हैं भगसिक, है ना। तो भगसिक के बारे में बात करें बेसिकली, है ना, भगसिक, भगसिक क्या है, यह उंगली के समान संरचना, यह उंगली के समान या छोटी, ऐसे लिख दीजिए, यह छोटी उंगली के समान संरचना है, यह छोटी उंगली उंगली के समान संरचना है जो कहाँ, मूत्र मार्ग के ऊपर, मूत्र मार्ग के ऊपर स्थित होता है, ठीक है। ये था आपका भगसिक के बारे में। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और है यहाँ पे, योनि छद, इसको कवर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन एक बॉक्स बना लेते हैं, इसको यहाँ कवर कर लेते हैं, डी, है ना, क्या है, डी। डी में अगर बात करें तो ये आपका योनि छद। योनि छद क्या है, तो योनि छद जो होता है ना, यहाँ पे एक झिल्ली नुमा संरचना होता है योनि में, यहाँ पे एक पतला झिल्ली नुमा संरचना होता है ना, जो क्या होता है, जो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, जब प्रथम बार मैथुन होता है, कोई प्राकृतिक मादा है, वर्जिन फीमेल है, वर्जिन फीमेल मतलब प्राकृतिक मादा है, और उस प्राकृतिक मादा में अगर कोई वर्जिन फीमेल है, उसमें अगर फर्स्ट बार सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो फर्स्ट बार सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जो योनि छद होता है, जो पतला लेयर जो दिख रहा है यहाँ पे, जो पतला सा लेयर होता है, झिल्ली नुमा लेयर होता है, इसको बोलते हैं योनि छद, है ना। तो ये फर्स्ट बार जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो योनि छद फट जाता है। क्लियर है। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारी ऐसे भ्रांतियां रहती है कि अगर मान लीजिए किसी का योनि छद नहीं फटा, ब्लीडिंग नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि जो लड़के वर्जिन नहीं है। हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं, और जिसकी वजह से ना जाने कितनी कन्याओं को, कितनी लड़कियों को प्रताड़ित भी किया गया इसके वजह से,
है ना, कि अगर मान लीजिए उसका, अगर मान लीजिए विवाह फर्स्ट टाइम उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद अगर मान लीजिए ब्लीडिंग नहीं हुआ, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट होता है कि लगता है कि मेरी जो स्त्री है, मेरी जो कन्या है, लगता है कि वो वर्जिन नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। ये जो योनि छद होता है, इसके फटने का और भी बहुत सारे वजह हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बार सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ही फटता है, नहीं, इसके फटने के और भी वजह हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई लड़की भारी काम कर रही है, कोई भारी चीज को उठा रही है, तो उस समय भी उसका जो योनि छद है वो फट जाता है। या फिर कोई लड़की साइकिल चलाती है ना, तो उस समय भी इसका क्या होता है, योनि छद फट जाता है। इसके अलावा दौड़ने से, है ना, कि ज्यादा खेल कूद करने से भी योनि छद फट सकता है। तो जो हमारे समाज में इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, इस पर प्लीज ध्यान ना दें। ऐसा नहीं है कि अगर किसी लड़की का में मतलब अगर कोई लड़की वर्जिन है तो ये जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी लड़की में योनि छेद नहीं है, योनि छेद पहले ही फट चुका है, तो ऐसा नहीं है कि वो लड़की वर्जिन नहीं है। ऐसा नहीं है, प्लीज ऐसा ना सोचें, है ना। आप अपने दिमाग से इस चीज को निकाल दीजिए, क्योंकि इस योनि छेद को फटने का और भी बहुत सारा वजह हो सकता है ना। तो हमारे समाज में जो भी भ्रांतियां हैं, देखिए पढ़ने से ही सब चीज दूर होगा। क्योंकि जब तक देखिए, अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो क्या आपको ये चीज पता चलता, नहीं चलता पता बाबू। आपके दिमाग में भी वही समाज के जो लोग आपको बात बोलेंगे, उसी तरह का भ्रांति आपके दिमाग में बैठा रहेगा, है कि नहीं बात। तो लेकिन इसलिए पढ़ना जरूरी है ना, ताकि आप अपने दिमाग से जो भी कचरा है उसको निकालिए, है ना। तो योनि छद को फटने का बहुत सारा वजह हो सकता है, बताएं हम। और अगर किसी महिला में योनि छद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो महिला वर्जिन नहीं है ना। इसका फटने का बहुत कारण होता है। तो यह क्या होता है, एक झिल्ली नुमा संरचना होता है। क्या बोलेंगे, यह एक झिल्ली नुमा संरचना है। यह एक झिल्ली नुमा संरचना है, जो योनि के अग्रभाग पे, जो योनि के अग्रभाग पर स्थित होता है ना। प्रथम मैथुन के समय, यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रथम मैथुन के समय ना यह फट जाता है ना। एक बात और यहाँ लिख देते हैं, इसके फटने का और भी बहुत का वजह हो सकता है। इसके फटने का अन्य कारण भी होता है, अन्य कारण भी होते हैं, है ना। कारण हम बता दिए आप लोगों को, कि जैसे अगर कोई महिला है, कोई लड़की है, बहुत भारी वस्तुओं को उठा रही है, साइकिल चला रही है, ज्यादा भाग दौड़ कर रही है, तो उस वजह से भी योनि छद फट सकता है। ठीक है, तो एक बार इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है स्तन ग्रंथि और बार्थोलिन ग्रंथि, इसको जल्दी से कवर करते हैं अपन। तो हम आज बात करने वाले हैं अब स्तन ग्रंथिया के बारे में। है ना, तो हम बात करते हैं स्तन ग्रंथियां। क्या वहाँ है 7 नंबर, स्तन ग्रंथियां। तो स्तन ग्रंथियां के बारे में बात किया जाए, तो यह उदर गुहा के ऊपर स्थित होता है। उदर गुहा है मेरा, उदर गुहा है ना, उदर है, इसके ऊपर मतलब छाती वाले हिस्से में स्थित होता है, और ये एक जोड़ी होता है स्त्रियों में, है ना। तो यह सबसे पहला पॉइंट क्या बन रहा है, यह उदर गुहा के ऊपरी भाग में, या यह उदर गुहा के ऊपर
है ना, व्यवस्थित होता है या स्थित होता है, स्थित होता है। पहला बात लोकेशन पता चल गया। सेकेंड बात है ना, स्त्रियों में इसकी संख्या, ये तो बात पते है, स्त्रियों में इसकी संख्या एक जोड़ी होती है, इसकी संख्या एक जोड़ी होती है ना, आपको पता ही है एक जोड़ी होता है। कौन? स्तन ग्रंथियां। ठीक है, आप समझिए इनमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई स्त्री माँ बन जाती है, मतलब प्रसव हो जाता है, पार्चुरेशन हो जाता है, तो प्रसव के पश्चात ये स्तन ग्रंथियों से क्या होता है, दुग्ध का स्राव होता है कि नहीं बात? किसी का स्राव होता है, दुग्ध का स्राव होता है, और वही दूध को पी करके वही जो शिशु बड़ा होता है फिर, है ना। तो स्तन ग्रंथि क्या होता है, यहाँ पे एक बात और लिखेंगे कि प्रसव के पश्चात इससे दुग्ध का स्राव होता है, स्राव होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि प्रसव जब हो जाता है, मतलब शिशु का जब जन्म हो जाता है, तो उसके पश्चात इस स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होता है। स्तन ग्रंथियों के बारे में कुछ कुछ चीजें और अगर हम नोटिस करें, कुछ कुछ चीजें अगर और हम जाने, तो अगर स्तन ग्रंथियों के बारे में देखा जाए, स्तन ग्रंथियों के बारे में देखा जाए, एक बात और समझ लीजिए, सब पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाएंगे कि जो भी स्तन ग्रंथियां होती हैं वो लगभग 15 से 20 स्तन पालियों में विभक्त होती है। जो स्तन ग्रंथियां होती है ये 15 से 20 स्तन पालियों में ऐसे ऐसे बटा होता है, स्तन पालियों में विभक्त होती है 15 से 20 स्तन पालियों में, है ना। और जो भी स्तन पाली होता है, जो भी स्तन पाली होता है, उस स्तन पाली में दुग्ध स्रावी नलिकाएं होती है, अनेक दुग्ध स्रावी नलिकाएं। समझ में आ रहा है चीजें? या दुग्ध स्रावी ग्रंथियां पहले बोल लीजिए कि जो भी कुछ स्तनपाली होता है उसमें अनेक दुग्ध स्रावी ग्रंथियां होती है जो अंगूर के गुच्छे के समान होती है, और उस कुछ दुग्ध स्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है, दुग्ध स्रावी नलिकाएं निकलती है ना। दुग्ध स्रावी क्या निकलती है, नलिकाएं निकलती है, एक से लगभग 10 से 15, एक एक क्या एक एक जो होता है दुग्ध स्रावी ग्रंथि, उससे है ना, उससे लगभग 10 से 15 दुग्ध स्रावी नलिकाएं निकलती है। और वो दुग्ध स्रावी नलिकाएं क्या करती है, वो दो काम करती है, दुग्ध को संग्रहित करने का भी कार्य करती है, दुग्ध को क्या करती है, संग्रहित करने का कार्य करती है। और फिर वही दुग्ध जो नलिकाएं हैं, दुग्ध स्रावी नलिकाएं, वही आगे चल के एक छिद्र के माध्यम से बाहर की ओर खुलती है, जिससे दुग्ध बाहर आता है। तो अगर बात करें हम, तो क्या बताएं हम कि जो स्तन ग्रंथियां होती है, प्रत्येक स्तन ग्रंथियां लगभग 15 से 20 स्तन पालियों में विभक्त होती है। कितना, क्या लिखेंगे कि प्रत्येक स्तन ग्रंथियां, प्रत्येक स्तन ग्रंथियां 15 से 20 स्तन पालियों में विभक्त होती है। क्लियर है? चल ठीक है, 15 से 20 स्तनपाली में विभक्त होती है। और प्रत्येक स्तनपाली में, जितना भी स्तनपाली होता है, प्रत्येक स्तनपाली में कितना, अनेक अनेक अंगूर के गुच्छे के समान क्या होती है, दुग्ध स्रावी ग्रंथियां होती है ना। क्या लिखेंगे कि प्रत्येक सॉरी क्या, कि प्रत्येक स्तनपाली में, प्रत्येक स्तनपाली में अनेक दुग्ध स्रावी ग्रंथियां होती है, जो प्रसव के पश्चात दूध का स्राव करती हैं, जो प्रसव के पश्चात है ना, दुग्ध स्रावी अनेक
दुग्ध स्रावी ग्रंथियां होती है जो प्रसव के पश्चात दुग्ध का स्राव करती है। प्रसव के पश्चात दुग्ध का स्राव करती है, का स्राव करती है। ठीक है ना। और अनेक और कैसा दुग्ध स्रावी ग्रंथियां होती है? अंगूर के गुच्छे के समान। यहाँ पे अगर ऐड करना चाहें तो लिख सकते हैं अंगूर के गुच्छे के समान। अंगूर के गुच्छे के समान। ठीक है ना। प्रत्येक स्तन पाली में अनेक अंगूर के गुच्छे के समान दुग्ध स्रावी ग्रंथियां होती है जो प्रसव के पश्चात दुग्ध का क्या करती है? स्राव करती है। बिल्कुल ठीक है जी। जितना भी स्तनपाली है सब में दुग्ध स्रावी ग्रंथियां होती है, सब दुग्ध का स्राव करते हैं। ठीक है ना। आगे अगर बात करें तो जो दुग्ध स्रावी ग्रंथियां होती है, दुग्ध स्राव विभिन्न दुग्ध स्रावी ग्रंथियों से क्या निकलती है ना, लगभग 10 से 15 है ना दुग्ध स्रावी नलिकाएं निकलती है जो दुग्ध को संग्रहित करने का कार्य करती है और बाहर की ओर एक छिद्र के माध्यम से खुलती है जिससे दुग्ध है ना कहाँ आता है? बाहर आता है। क्लियर है। तो अगर बात करें हम आगे तो आगे एक और बात क्या करेंगे अपन कि विभिन्न दुग्ध स्रावी ग्रंथियों से दुग्ध स्रावी ग्रंथियों से है ना दुग्ध विभिन्न दुग्ध स्रावी ग्रंथियों से दुग्ध स्रावी नलिकाएं निकलती है। नालिकाएं निकलती है जो दुग्ध को संग्रहित करने का कार्य करती है एवं बाहर की ओर एक छिद्र के माध्यम से बाहर की ओर है ना एक छिद्र के माध्यम से खुलती है जिससे दुग्ध का स्राव होता है, जिससे स्तन के बाहर दुग्ध का स्राव होता है। क्लियर है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन अपन लिखे किसके बारे में लिखे? स्तन ग्रंथियों के बारे में पर लिखे। ठीक है ना। उदर गुहा के ऊपर स्थित होता है, बताएं चेस्ट वाले हिस्से में होता है, एक जोड़ी होता है ना। प्रसव के पश्चात से दुग्ध का स्राव होता है और प्रत्येक स्तन जो ग्रंथियां हैं, प्रत्येक स्तन ग्रंथियां जो होती है वो क्या होती है? 15 से 20 स्तन पालियों में विभक्त होती है और प्रत्येक स्तन पालियों में क्या होता है? अंगूर के गुच्छे के समान अनेक दुग्ध स्रावी ग्रंथियां होती है जो दुग्ध का स्राव करती है। दुग्ध का क्या करती है? स्राव करती है। और जितना भी दुग्ध स्रावी ग्रंथियां होती है उससे दुग्ध स्रावी नलिकाएं निकलती है जो दुग्ध को संग्रहित करने का कार्य करती है और साथ ही साथ क्या होती है? मतलब स्तन के बाहर की ओर एक छिद्र के माध्यम से खुलती है जिससे स्तन के बाहर दुग्ध का स्राव होता है। तो पूरा इंफॉर्मेशन किसके बारे में था? स्तन ग्रंथियों के बारे में था। क्लियर है। अच्छा, अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है ना, बाह्य जननेंद्रियां को कवर कर लिया अपन, स्तन ग्रंथियां भी हो गए। लास्ट अब कवर करते हैं बार्थोलिन ग्रंथियां। इसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन है, जान लीजिए। बार्थोलिन ग्रंथियां, बार्थोलिन ग्रंथियां। तो बार्थोलिन ग्रंथियां के बारे में अगर देखा जाए तो बार्थोलिन ग्रंथियां हैं क्या जी? बार्थोलिन ग्रंथियां हैं क्या, इसके बारे में देखिए। तो अगर बार्थोलिन ग्रंथियां के बारे में अगर देखें तो बार्थोलिन ग्रंथियां यहाँ योनि, जो योनि होता है, आराम से देखिए, योनि जो होता है, योनि है अगर तो योनि मान लीजिए, योनि यहाँ पे योनि का ही रास्ता है, तो योनि के दोनों साइड एक एक
बार्थोलिन ग्रंथि होता है, एक यहाँ पे है ना, यहाँ पे होता है और यहाँ पे इस साइड में, ठीक है ना। और ये किसके समान होता है, तो नर में जो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि जो काम करता है, नर में जो काम बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि करता है, वही काम यहाँ पे मादा में कौन करता है, बार्थोलिन ग्रंथि करता है। ये करता क्या है जी, तो जो बार्थोलिन ग्रंथियां होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, मतलब मैथुन के समय क्या करती है, एक क्षारीय गाढ़ा द्रव का स्राव करती है, और वो द्रव कैसा होता है, चिकना होता है। और द्रव करता क्या है, तो स्त्री जनन पथ को चिकना बनाता है, जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय किसी भी प्रकार का आंतरिक जो नुकसान है वो बच जाता है। स्त्री जनन पथ जब चिकना रहता है तो उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय स्त्री जनन पथ को कोई नुकसान नहीं होता है। और इसके साथ साथ वो जो क्षारीय कैसा होता है, क्षारीय क्या होता है, क्षारीय होता है। और क्षारीय होने का भी उसका अपना मतलब है कि जो द्रव होता है क्षारीय होता है, तो क्या करता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय बाहरी से अगर कोई बैक्टीरिया अंदर जाता भी है, कोई सूक्ष्मजीव जाता है, तो क्षारीय होने की वजह से वह उसको नष्ट कर देता है ना। ये भी एक कारण बात है, समझ में आ रहा है चीजें। तो क्या बताया बार्थोलिन ग्रंथि के बारे में कि यह एक जोड़ी जो ये क्या होता है, योनि के अग्रभाग में, क्या है ना, योनि द्वार के अग्र हिस्से में क्या होता है, दोनों तरफ जो व्यवस्थित होता है ना। यह योनि के अग्रभाग में, यह योनि के अग्रभाग में दोनों ओर, योनि के अग्र हिस्से में दोनों ओर व्यवस्थित होता है, दोनों ओर व्यवस्थित होता है, क्लियर है, दोनों ओर व्यवस्थित होता है, पहला बात। दूसरा बात क्या है, इससे किसका स्राव होता है, तो क्षारीय तरल का स्राव होता है, या चिकनी क्षारीय तरल का स्राव होता है ना। इससे इससे कोची के समय होता है, कोची के समय, मैथुन के समय, है ना, मैथुन के समय ऐसे लिख देते हैं इसमें, मैथुन के समय, मैथुन के समय इससे क्षारीय क्षारीय चिकनी तरल का स्राव होता है, जो जो मैथुन के समय, जो मैथुन के समय स्त्री जनन पथ को, स्त्री जनन पथ को चिकना बनाता है, बनाता है ना। इसमें क्या, इसको चिकना करता है, कौन चिकना करता है भाई, तो यही बार्थोलिन ग्रंथि इसको चिकना करता है। बार्थोलिन ग्रंथि नहीं, बार्थोलिन ग्रंथिया से निकलने वाला जो तरल होता है, क्षारीय तरल, वही क्या करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय क्या करता है, स्त्री जनन पथ को चिकना बनाता है, ताकि मैथुन के समय किसी प्रकार का अंदर कोई नुकसान ना हो, है ना। अच्छा, एक बात और याद रखना, जो क्षारीय जो तरल होता है, क्षारीय तरल है ना, मैथुन के समय है ना, इंटर करने वाले बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देता है ना। यह तरल मैथुन के समय है ना प्रवेश, है ना, मैथुन के समय स्त्री जनन पथ में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया को, समय स्त्री जनन पथ में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया को भी बैक्टीरिया
को भी नष्ट कर देता है, को भी नष्ट करता है। क्लियर है? बस इतना बहुत है। तो हमने आज पूरी तरीका से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर कर लिया। क्लियर है? इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है स्त्री जनन, है ना, स्त्री जनन तंत्र से रिलेटेड, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम अगले लेक्चर में आपके डाउट को सोल्व जरूर करेंगे, आपके डाउट को दूर जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। तीनों पार्ट जो विद्यार्थी देखे वो तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको तीनों पार्ट कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, है ना। हमको नहीं लगता है कि इसके बावजूद भी आपको डाउट कोई बचना चाहिए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, है कि नहीं बात, वही अंदाज में। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।